हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। तो उपनिवेशवाद की बात करें तो देखिए, उपनिवेशवाद वह स्थिति या प्रवृत्ति जिसमें कोई उन्नत एवं शक्तिशाली राष्ट्र, कैसा राष्ट्र हो, उन्नत हो और शक्तिशाली हो, किसी पिछड़े हुए देश पर अपना प्रभुत्व और प्रशासन स्थापित कर लेता हो। क्या हो, प्रभुत्व और प्रशासन स्थापित कर लेता है और अपने राष्ट्रजनों को क्या करता है, वहाँ बसा देता है ताकि वहाँ के उच्च प्रशासनिक पदों और मूल्यवान संसाधनों पर उनका नियंत्रण रहे। और उपनिवेशवादी राष्ट्र जो होते हैं का उनका मुख्य ध्येय क्या होता है, उनका मुख्य ध्येय होता है उन देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का दोहन करना। क्या करना, दोहन करना, ताकि वो अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था और शक्ति को बढ़ा सके, मजबूत कर सके। तो ये होता है उपनिवेशवाद। अगर उपनिवेशवाद की एक और तरीके से हम अगर बात करें तो इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए, किसी निर्बल या कमज़ोर राष्ट्र, क्या हो कि निर्बल हो, कमज़ोर राष्ट्र हो, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से, वो राष्ट्र क्या हो, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हो, कि विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। कि कोई राष्ट्र है जो मजबूत है, शक्तिशाली है, और एक ऐसा राष्ट्र है जो कमज़ोर है और मतलब मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन क्या है, बहुत मात्रा में है, तो उसका दोहन करने के लिए उस पर शक्ति के द्वारा अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिकार कर, जिससे उसके संसाधनों का उपभोग कर सके वो, तो उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। अब उपनिवेशवाद के शुरुआत की बात करें, काल की बात करें, तो ये 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक इसके काल को माना जाता है। इस दौरान क्या होता है, यूरोप के अन्य देश विश्व के विभिन्न भागों पे क्या करते हैं, उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं। उपनिवेश स्थापित कर लेने के बाद वो क्या करते हैं, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, जिससे वो अपने क्या करें, अपनी शक्ति को क्या करें, बढ़ा सके, अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत कर सकें। और अगर उपनिवेशवाद के शुरुआत की बात करें तो देखिए, तो इसकी शुरुआत होती है कब से, 1553 ईस्वी में जो तुर्क हैं वो कुस्तुतनिया नामक एक स्थान है, उस पर क्या अधिकार कर लेते हैं। और यह स्थान है, यहाँ इसी स्थान से क्या होता है, यूरोप के जो देश हैं वहाँ के व्यापारी जो हैं एशिया में आते हैं और व्यापार करते हैं, और उसी स्थान पे क्या, उसी रास्ते पे क्या करते हैं, तुर्क क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। जब अधिकार कर लेते हैं तो क्या करते हैं, वो जो चुंगी उसको कहते हैं, चुंगी बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, चुंगी को बढ़ा देते हैं, जो यूरोप के व्यापारियों को अधिक लगता है। पहले वो क्या कहते हैं, फ्री में वहाँ से व्यापार करते थे, कोई चुंगी नहीं लगती थी। लेकिन जब तुर्क वहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं तो तुर्क क्या करते हैं, चुंगी को बढ़ा देते हैं, जिससे व्यापारियों को ऐसा लगता है कि अब हमें हानि हो रही है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब वो रास्ता बंद हो जाता है तो यूरोप के लोग क्या करते हैं, एशिया में आने के लिए नए रास्ते की खोज करते हैं। उसी में क्या होता है, समुद्री मार्ग की खोज हो जाती है। तो इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक, एक नया टॉपिक है गणतंत्र। गणतंत्र किसे कहते हैं, आप 26 जनवरी जब भी आता है तो आप सुनते होंगे गणतंत्र, हम गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को। तो गणतंत्र किसे कहते हैं, देखिए, वो शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्तियाँ किसी राजा के हाथों में नहीं रहती है, बल्कि किसी मानवीय नागरिक के हाथों में रहती है। वो जनसाधारण के समर्थन के आधार पर अपना शासन चलाता है, तो इसको राजा नहीं कहते हैं। यह गणतंत्र होता है जो जनता के द्वारा क्या होता है, किसी व्यक्ति को चुना जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो देश का मुखिया होता है या देश का प्रमुख होता है, वो गणतंत्र कहलाता है। अगर बात करें गणतंत्र में राष्ट्र का प्रमुख क्या होता है, राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होता है, जैसे भारत में होता है। अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति क्या है, देश के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, ठीक, सर्वोच्च पद है। तो उनका चुनाव कैसे होता है, हम जनता नहीं करते, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी देश गणतंत्र होंगे उनका जो प्रमुख होगा वो चुन के जाएगा, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। तो ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो,
अर्थात जनता का शासन हो, किसी राजा का नहीं, गणतंत्र कहलाता है। तो इसी को हम गणतंत्र कहते हैं। एक नया टॉपिक है राजतंत्र। राजतंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, वो शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्तियाँ किसी मुकुटधारी नरेश, और देखिए मुकुटधारी नरेश प्रिंस, क्राउन प्रिंस है, कौन है? क्राउन प्रिंस है, के हाथों में रहती है, और साधारणतः वह जन साधारण के सम्मान का पात्र होता है। अब वो क्राउन प्रिंस है, वो क्या होता है? राजा होता है, तो जनता उसका सम्मान करती है, ठीक। यदि उसका विरोध करता है कोई, तो वो अपनी अदम्य शक्ति से उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो एक तरह से और अगर इसकी चर्चा करें तो देखिए, शासन की वो प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति शासन का प्रमुख होता है, जो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है बल्कि वंशागत होता है। कैसा होता है? वंशागत होता है, या किसी दूसरे राजा को युद्ध में पराजित करके राजा बनता है, तो वो होता है राजतंत्र। इसी को राजतंत्र कहते हैं। तो देखिए, हम 3 टॉपिक पढ़े, उपनिवेशवाद, गणतंत्र और राजतंत्र। ये 3 टॉपिक आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक और लेके आऊँगा, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं जिस टॉपिक के, कमेंट करके हमके बताएं, तो हम उस पर और वीडियो लेके आएंगे, आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, जिससे नया वीडियो जब आए तो आप उसको, उस सूचना उसकी आपको मिल सके। तो थैंक्स।